वेल स्टूडेंट्स, हम लोग टेस्ट पेपर 9 का सॉल्यूशन आज बॉटनी का करने वाले हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, तो 91 क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्की भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या पढ़ा है आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म से आपने क्या पढ़ा होगा, स्पेसीज, है ना। ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज जो भी आप ले लो, सेम स्पेसीज का जो ग्रुप है वो क्या बनाता है, पॉपुलेशन, है ना। डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप क्या बनाता है, आपने पढ़ा है, कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटी का ग्रुप क्या बनाता है, इकोसिस्टम, है ना। और डिफरेंट इकोसिस्टम का ग्रुप क्या बनाता है, बायोम। और डिफरेंट बायोम का ग्रुप क्या बनाता है, बायोस्फीयर, है ना। तो अपने पास ये सीक्वेंस, अब इसको हम लोगों को मैच कर लेना है, ठीक है। तो देखो आंसर 2 जो सही सीक्वेंस आता है, आप क्या दिख रहा है आपको, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। देखो अपना सही सीक्वेंस में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉलम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। आप देखिए, मैच द कॉलम है। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा होगा पॉपुलेशन का, और एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पॉपुलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं एज रेशियो पिरामिड। आपने 3 तरह का पिरामिड पढ़ा है ना। एक पिरामिड होता है जो ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। एक पिरामिड जो होता है जो बेल शेपेड होता है, ठीक। और एक पिरामिड आपने पढ़ा है जो अर्न शेपेड पिरामिड होता है। तो आपने पढ़ा है ना कि जो ट्रायंगुलर पिरामिड है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, जो यंग पॉपुलेशन हो, तेजी से ग्रो कर रहा हो, ठीक है। बेल शेपेड जो होता है पिरामिड, एज रेशियो पिरामिड जो होता है, क्या समझते हो आप इसके बारे में। तो ये आपने पढ़ा है कि ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो अर्न शेपेड है पिरामिड, किस तरह का पॉपुलेशन है, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैच करा लेते हैं। तो देखिए अपना आंसर 4 निकल के आता है, नंबर 4। देखो ए का 3, है ना। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन देखो है ना ट्राइंगुलर, उसी तरह से स्टेबल पॉपुलेशन कौन होगा, बेल शेपेड। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कौन शो करता है, जो अर्न शेपेड पिरामिड है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोगों ने 2 तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न पढ़ा हुआ है, जो पॉपुलेशन कर्व होता है। एक आपने पढ़ा होगा जे शेपेड, नहीं, और एक आपने पढ़ा होगा एस शेपेड, जिसको हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न होता है वो कौन सा शेप बनाता है, जे शेपेड ग्रोथ कर्व बनाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेल शेपेड एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स। अभी हम लोगों ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिया है कि जो बेल शेपेड एज पिरामिड है वो किस तरह के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विनियन फिटनेस मीन्स। तो देखो जनरली जो फिटनेस का मीनिंग होता है, फिटनेस का मीनिंग होता है, जैसे आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं। तो फिटनेस का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सुटेबल शो करे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करे। यानी एक तरह से बोल सकते हो फिटनेस का मतलब ऑर्गेनिज्म वेल अडेप्टेड हो अपने सराउंडिंग्स के लिए, है ना। तो इसमें देखो जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वाला नंबर 2 कि पॉपुलेशन इवॉल्व्स टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्शन फिटनेस इन द हैबिटेट इन विच दे लिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन न्यू हैबिटेट विच इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी कोई
नई नई कॉलोनी बनी है, नया नया पॉपुलेशन बना है ना? तो कौन सा फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो इस पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा, है ना? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इमीडिएटली इसको बढ़ा सकता है वो क्या हो सकता है? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में न्यू स्पेसीज का ऐड होना। तो न्यू स्पेसीज कहने का मतलब हम न्यू मेंबर्स की बात कर रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल्स की जो सेम स्पेसीज के होंगे, जो पॉपुलेशन बना रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या आंसर बन के आता है अपना? इमिग्रेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इमीडिएटली ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉपुलेशन को इंक्रीज कराने में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 97 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड। तो बोथ स्पीसीज देखो बेनिफिटेड होते हैं या तो म्यूचुअलिज्म में या तो प्रोटो कॉपरेशन में। तो इसमें हम लोगों को चुन लेना है। देखो फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स नंबर 3 है ना? तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई इनका जो एसोसिएशन होता है ये क्या बनाता है? माइकोराइजा आपने पढ़ा होगा, है ना? तो माइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है वो एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए बनाता है, क्योंकि जो रूट ऑफ हायर प्लांट्स है उनमें रूट हेयर्स नहीं है ना? तो जो फंगस एसोसिएशन है उनके लिए वाटर मिनरल अब्जॉर्ब कर देता है और बदले में न्यूट्रिशन ले लेता है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि नियरली डैश % ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। तो देखो फाइटोफेगस का मतलब होता है हर्बीवोर्स, है ना, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो ये फैक्चुअल है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा भी होगा कि लगभग 25% नियरली 25% इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट बिकॉज। तो देखो प्रीडेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक तो ये प्लस माइनस एसोसिएशन है, प्रीडेटर एंड प्रे का एसोसिएशन है, जिसमें प्रीडेटर को बेनिफिट है और जो प्रे स्पीसीज है उनकी डेथ होती है, वो किल करके खाता है। लेकिन बोला गया है कि प्रीडेटर्स जो है वो प्रूडेंट होते हैं नेचर में। तो प्रूडेंट का मतलब ये कि प्रीडेटर्स अपने प्रे स्पीसीज को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते, है ना? तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो दो चीज़ होगा, है ना, कि खुद जो प्रीडेटर है ना, तो एक्सप्लॉइट करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो जो प्रीडेटर है हो सकता है उन्हीं का एक्सटिंक्शन हो जाए। एक टाइम पे प्रे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, ठीक? तो इसीलिए अपने को सेलेक्ट कर लेना है इसमें से जो मोस्ट हम लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑप्शन। देखो नंबर 2 क्या कर रहा है? इफ प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड दस प्रीडेटर्स विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। जो अभी मैंने आपको बताया वही ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल में बी ऑल एक्सेप्ट, यानी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जैसे देखो बर्थ, डेथ, एज, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकता है, एज हो सकता है, लेकिन सेक्स रेशियो नहीं हो सकता है। सेक्स रेशियो हम लोग एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर सकते हैं, समझ गए ना? तो इस ऑप्शंस को देखा जाए तो हम लोगों को एक ऑड ऑप्शन निकल के आ गया, सेक्स रेशियो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में निकाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल्स का नहीं। हाँ, लेकिन अगर बर्थ रेट होता, डेथ रेट होता, है ना, तो ये सब हम लोग बोल सकते थे कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि चूज द राइट आंसर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है? तो देखो ए में कहता है कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। तो इसका मतलब तो जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? नेटैलिटी। तो नंबर 1 में नेटैलिटी निकल के आना चाहिए। देखो ये 3 और 4 ऑप्शन दोनों है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड 2, इसका मतलब मोर्टेलिटी हो गया, डेथ की बात कर रहा है। सी में देखो कह रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। ये भी समझ में आया ना? इमिग्रेशन की बात कर रहा है
कि कोई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है और उसमें बाहर से आके सेम स्पीसीज ऐड हो गया है, इमिग्रेशन। और डी में क्या कहता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। ये भी क्लियर होगा आपको। कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से कहीं और चला गया, यानी इमाइग्रेशन की बात की जा रही है ना। तो डी में हम लोग ऑप्शन देख लो, पहला क्या निकला, नेटैलिटी, दूसरा मोर्टेलिटी, तीसरा इमिग्रेशन, और चौथा क्या निकल के आया, इमाइग्रेशन, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, चलो तो आगे देखते हैं। ये इक्वेशन है देखो, dn/dt इक्वल्स टू rn, है ना, k माइनस एन अपॉन के डिस्क्राइब्स ए ग्रोथ मॉडल दैट रिजल्ट्स इन। तो हम लोग दो तरह का ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो आपने पढ़ा है, जो जे शेपर्ड होता है। तो इसका इक्वेशन क्या है, याद होगा आपको, dn/dt इक्वल्स टू rn, क्योंकि k माइनस एन अपॉन के यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल नहीं होता है ना। लेकिन जो एस शेपर्ड सिग्मॉइड कर्व होता है, जिसको आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग k माइनस एन अपॉन के भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो हम बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व जो एस शेपर्ड होता है, जो मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इज शोन बिलो, Which of the following conclusion can be drawn from the given age pyramid? तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो है ये ट्राइंगुलर पिरामिड है। तो ट्राइंगुलर पिरामिड के बारे में क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, तो कंक्लूजन यही निकल सकता है ना कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा, यंग पॉपुलेशन होगा, नहीं। तो अब हम लोग निकालते हैं कंक्लूजन, क्या कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स दैट द पॉपुलेशन इज यंग एंड ग्रोइंग। वेरी गुड, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स वाज 0 in a particular year but the population density was increased, which of the following may be the reason for that increase। देखो कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन था और ये कह रहा है कि बर्थ और डेथ का डिफरेंस 0 था, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ गया। तो जाहिर है जब बर्थ नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, या उनका जो भी रेशियो था वो इक्वल था, लेकिन फिर भी डेंसिटी बढ़ा, इसका मतलब ये कि बाहर से कोई स्पीसीज आके ऐड हो गया होगा, यानी इमिग्रेशन हुआ होगा, नहीं। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन। देखो पहला, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स। देखो ये क्लियर बन रहा है ना, जो सिचुएशन हम लोगों को दिया गया है, कह रहा है कि आने वालों की संख्या ज़्यादा थी जाने वालों से, तो जाहिर है जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें ऐड हो गया, है ना। इसीलिए बर्थ और डेथ का रेशियो इक्वल होने के बावजूद भी पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रो कर गया, है ना। तो पहला ऑप्शन निकल के आ गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो इनकरेक्ट चुनना है। तो ये तो आप देख ही रहो कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, आई का मतलब इमिग्रेशन जो ऐड होता है, ई का मतलब इमाइग्रेशन जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से माइनस करते हो, बी हो गया तुम्हारा बर्थ रेट नेटैलिटी जिसको बोलते हो, ये भी ऐड होता है, और डी का मतलब आप जानते ही हो डेथ रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी बोलते हो इसको, नेटैलिटी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस बोथ इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन आर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे सही से, तो ये जो लैंग्वेज लिखा है कि नॉर्मल कंडीशन में इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन को मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बोल रहा है नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा होता है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 106 पे आते हैं। देखो 106 क्या कहता है कि dn/dt इक्वल्स टू rn इंटू k माइनस एन अपॉन के। हियर k माइनस एन अपॉन के क्या रिप्रेजेंट करता है। एक तो तुम जानते हो n का मतलब हो गया डेंसिटी, है ना, k का मतलब जानते ही हो कैरिंग कैपेसिटी। तो 3 टर्म्स आपने पढ़ा था,
है ना। जब हम लोग ग्रोथ मॉडल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो एक तो कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस होता है, एक बायोटिक पोटेंशियल होता है ना। तो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करता है k माइनस एन अपॉन के, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन निकाल लो, देखो यही इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है k माइनस एन अपॉन के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। देखो इसमें इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, देखो प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म है, आप जानते ही हो सही है ये, है ना। दूसरा माइनस माइनस कंपटीशन भी सही है। देखो जीरो और माइनस को कमेंसलिज्म लिख दिया गया, यहाँ पे ये इनकरेक्ट मैच है। जबकि कमेंसलिज्म सही कब होता, जब प्लस जीरो एसोसिएशन हम लोग लिखते हैं। निकल गया ना इनकरेक्ट मैच। पैरासिटिज्म जानते हो सही है, प्लस माइनस एसोसिएशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोथ इंटरैक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली अफेक्टेड, है ना। कह रहा है निगेटिवली अफेक्टेड दोनों, यानी माइनस माइनस की बात कर रहा है, इस तरह का एसोसिएशन पूछा जा रहा है। तो आप जानते ही हो कमेंसलिज्म प्लस जीरो है, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस है, प्रोटोकॉपरेशन भी प्लस प्लस है ना, आपने पढ़ा हुआ है। और माइनस माइनस होता है कौन, कंपटीशन। जो क्वेश्चन पूछ रहा था आंसर मिल गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि पेनिसिलियम सीक्रेट्स पेनिसिलिन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन। देखो क्या कह रहा है कि पेनिसिलियम फंजाई जहां भी होगा, है ना, तो उसका तो नेचर है वो पेनिसिलिन सीक्रेट करेगा ही करेगा। तो ये तो न्यूट्रल रहेगा, ये तो अनअफेक्टेड है, ये तो सीक्रेट करेगा, लेकिन मारा कौन जाएगा, अफेक्टेड कौन होगा, तो बैक्टीरिया अफेक्टेड होंगे। यानी क्लियर कट आपको ये माइनस जीरो एसोसिएशन की बात कर रहा है, नहीं, माइनस का मतलब निगेटिवली अफेक्टेड कौन हो गया यहाँ, बैक्टीरिया, और अनअफेक्टेड यानी न्यूट्रल कौन है यहाँ पे, फंजाई। तो ये माइनस जीरो यानी अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2, इट हैज द फॉलोइंग 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि हेड लाइस लिविंग ऑन ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर इज ए पैरासाइट, ठीक है। कह रहा है कि हेड लाइस, बालों में जो हेड लाइस होता है ना हमारे स्काल्प में जो रहता है, ठीक है, और एग भी ले करता है हमारे स्काल्प पे, यानी ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट हुआ, ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा। जैसे टिक्स हैं, लाइसेस हैं, बेड बग्स वगैरह जो होते हैं, चाहे जोंक जो होता है जो आपने पढ़ा हुआ है लीच के बारे में, ये सब क्या होते हैं, बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक्टोपैरासाइट हो गए। तो स्टेटमेंट तो सही निकला। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कक्कू लेइंग एग्स इन द क्रोज नेस्ट शोज कमेंसलिज्म, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना। तो हम लोगों का स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है ना। तो इसीलिए देखो अपना थर्ड आंसर है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग मैच, ठीक है। ऑड निकालना है। देखो जैसे ये टिक्स एंड डॉग्स, डॉग्स के स्किन से टिक्स लगा हुआ है, ये क्या है, प्लस माइनस पैरासिटिज्म। कोपेपॉड्स, मरीन फिशेस, देखो ये भी प्लस माइनस एसोसिएशन है। बार्नेकल्स ऑन द बैक ऑफ वेल, बार्नेकल्स ऑन द बैक ऑफ वेल, है ना, देखो ये कमेंसलिज्म आ गया, प्लस जीरो एसोसिएशन। और कस्क्यूटा, हेज प्लांट, ये भी पैरासिटिज्म है, देख रहे हो ना। तो ये 3 ऑप्शन पैरासिटिज्म है, ये जो थर्ड ऑप्शन है अपना ये कमेंसलिज्म है, तो ये ऑड वन निकल के चला आया, ठीक है। तो चलो नंबर 3 आंसर हो गया हम लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो ट्रू और फॉल्स निकालना है हम लोग। ए में कहता है कि सम प्रे स्पीसीज शो सिमिलैरिटी टू द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सराउंडिंग टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर्स। देखो केमोफ्लैज आपने एक टर्म सुना होगा, है ना। तो केमोफ्लैज का मतलब क्या होता है,
कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करते हैं। जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो, ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का है, वो ग्रासेस में बैठ जाए तो जो प्रीडेटर बर्ड्स है उनको क्लियरली दिखेगा नहीं, नहीं तो अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये तो सही ऑप्शन निकल गया। बी कहता है कि इंटरैक्शन बिटवीन फिग एंड वॉस्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। देखो, प्लांट और पॉलिनेटर का जो रिलेशनशिप होता है, शुरू में ही आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि ये म्यूचुअलिस्टिक होता है ना, प्लस प्लस एसोसिएशन। तो ये भी सही है। फिर सी में कहता है कि हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। ये भी सही है कि जो कार्निवोर्स है उनके कंपैरिजन में, ठीक है, हर्बीवोर्स और प्लांट्स जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, मोर एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्लियर कट लाइन लिखा है एनसीईआरटी में। तो क्या ऑप्शन निकल के आया? तीनों ऑप्शन ट्रू है, देख रहे हो ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी, तीनों ट्रू स्टेटमेंट निकल के आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल रिलेटेड टू ब्रूड पैरासिटिज्म। अभी आपने पढ़ा था ना कि कोयल अपना अंडा जाके कौवे के घोंसले में देती है, कौवे का अंडा गिरा देती है। तो ये किस तरह का पैरासिटिज्म है? ब्रूड पैरासिटिज्म। देखो, तो तीसरा आंसर निकल गया है ना, कक्कू एंड क्रो, इनके बीच का जो है, ठीक है, कक्कू लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीज टू गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी। तो आपने पढ़ा होगा एक इंसेक्ट है मेल कॉल्पा ओरिया, है ना, और ऑर्किड का फ्लावर है ऑफ्रिस। तो देखो इसमें होता क्या है ना कि ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि ये जो फ्लावर कलर है ना फीमेल इंसेक्ट के बॉडी कलर से रिजेंबल करता है। तो चलिए इंसेक्ट को लगता है कि ये इसकी फीमेल पार्टनर है और इसीलिए वो विजिट करने जाता है। एक्चुअली वो फ्लावर को नहीं पहचानता है, वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं गया है, ठीक है, कॉपुलेशन करने गया है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, तो वो जाता है कॉपुलेशन करने, लेकिन फ्लावर विजिट हो गया तो जाहिर है पॉलिनेशन करा दिया उसने। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑफ्रिस एंड मेल कॉल्पा ओरिया, वॉस्प होता है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one is eventually eliminated, then the interaction is known as, इसको क्या बोलते हैं? competitive exclusion। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो स्पीसीज हों सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हो तो जाहिर है कि जो कॉम्पिटिटिवली इन्फेरियर स्पीसीज है वो क्या होगा? वो एलिमिनेट होगा या उसका फिटनेस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यही है ना गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है। देखो क्वेश्चन 116 स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि ए लॉयन ईटिंग ए डियर एंड ए स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर प्रेडेटर्स। सही है? नहीं कि लॉयन जो डियर को खा रहा है वो क्या है? प्रिडेशन है। या फिर प्लांट पे अगर स्पैरो फीड कर रहा है प्लांट ग्रेन पे तो वो भी क्या हो गया एक तरह से, है ना, ग्रेन पे अगर प्लांट पे कर रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको भी प्रेडेटर बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन कहता है प्रेडेटर स्टारफिश लाइक पिजास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो प्रीडेशन जब आप पढ़ते हैं ना तो प्रीडेशन में आपने पढ़ा होगा कि प्रीडेटर्स का क्या काम होता है कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को कम करना उनके प्रे स्पीसीज में। तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन वो कैसे कम करते हैं? तो उनको खा के, उनके ऊपर फीड करके, तो उनको वो फीड कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज को मेंटेन कर दिया उसने, इनॉर्मसली बढ़ने नहीं दिया, तो उनके बीच का कंपटीशन कम हो गया, है ना। तो उनकी डाइवर्सिटी जो होगी वो क्या होगी? मेंटेन होगी। तो वही एग्जांपल आपको दिया हुआ ये वाला प्रीडेटर स्टारफिश का, ठीक है ना।
तो हम लोगों को दोनों स्टेटमेंट सही निकल के आ रहा है, देख रहा हो ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी। तो देखो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप जानते हो कि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही जो नेचर है वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही ऑप्टिमम रिसोर्सेज सपोर्ट दे सकता है। तो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी इसी को बोलते हैं, यानी नेचर की एबिलिटी कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सके थ्रू द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम रिसोर्सेज, है ना। तो देख लो, चुन लो ऑप्शन इसमें से, देखो दो नंबर 2 ऑप्शन क्या लिखा है, availability of resources in a given habitat to support a certain number of individuals or population beyond which no further growth is possible। तो certain number of individual के लिए सपोर्ट है, यानी उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके बाद फिर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ऑर्गेनिज्म है बेसिक यूनिट, है ना, इसमें सोचना नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। वही ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के हैं, तो उन्हीं को आप अलग अलग स्पेसीज भी बोल सकते हैं। तो हम लोग स्पेसीज को आंसर दे सकते थे अगर ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो, है ना। चलो मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम में क्या करना है, क्लाउन फिशेज एंड सी एनीमोन, ये कह रहा है पैरासाइट्स, इंटरैक्शन पैरासिटिज्म नहीं है, पढ़ा है ना आपने, क्लाउन फिशेज सी एनीमोन किस तरह का है, कमेंसलिज्म है ना। सी एनीमोन हर्मिट क्रैब को अमेंसलिज्म लिख दिया है, ये भी गलत है ना। बैलेनस एंड कैथेमेलस ये कंपटीशन है, ठीक है। तो ये देखो ये सही एसोसिएशन निकल के आ गया, ठीक है। तो नंबर 3 हम लोगों का आंसर निकल के आता है। जैसे फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ये कमेंसलिज्म नहीं है, क्या है, तो म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो मैच द कॉलम, यहाँ भी कॉलम ही मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम मैच करना है, हम लोग मैच कराते हैं ऑर्किड एंड मैंगो एसोसिएशन। तो हम लोग निकालते हैं ऑर्किड एंड मैंगो एसोसिएशन कैसा है। तो ऑर्किड प्लांट जानते हो ना, एपीफाइट होता है, ये कोई पैरासाइट नहीं है, बस जगह लेने गया है, किससे, मैंगो प्लांट से, ठीक है। तो देखो ए का 3 बन के आ रहा है, ए का 3, ये कमेंसलिज्म है। फायदा किसको है, ऑर्किड प्लांट को, अनअफेक्टेड कौन है, मैंगो प्लांट। ए का 3 देखो, बी का 4 बता रहा है 5 रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। उसी तरह से सी माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म है, देखो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिशेज एंड कोपेपॉड्स, ये पैरासिटिज्म हो गया, फिशेज के बॉडी से लगा हुआ कोपेपॉड्स, ये एक्टोपैरासाइट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए देखो अपना थर्ड आंसर आ गया, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या था, अगर आपको याद होगा, dn/dt इक्वल्स टू rn, है ना। तो इसी का इंटीग्रल फॉर्म जो होता है ये निकल के आता है नंबर 3, nt इक्वल्स टू n0 इंटू e टू दी पावर rt। ई क्या होता है, बेस ऑफ लॉग, है ना, इसको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ो, कहता है द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। अभी तुरंत हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में बात की थी कि ये जो हम लोगों का जे शेपेड ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल, उसका क्या फॉर्मूला था, dn/dt इक्वल्स टू rn, और उसी में आप जोड़ दो k माइनस n अपॉन k, तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये वाला निकाल लो, देखो dn/dt इक्वल्स टू rn, और इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए, k माइनस n अपॉन k, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल होता है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 123 देखो क्या कर रहा है, मैक आर्थर ऑब्जर्व दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वेयर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू। देखो आंसर 2 बन के आता है। एक्चुअली देखो वार्बलर्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली हम लोग इसको सॉन्ग बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो
स्पेसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? तो दो तरह से, या तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाए या फोरेजिंग पैटर्न में कुछ चेंज आए, डिफरेंसेस आए। तो फोरेजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि अपने हैबिटेट में रहने का एक जो टेक्निक होता है उसमें डिफरेंस होना, या सर्च ऑफ फूड जो होता है उसका एक टेक्निक होना। तो सेम ट्री पे वार्बलर्स रहते थे, है ना। ये आपको मैक आर्थर साहब ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज थे वार्बलर्स के, है ना, सिंगिंग बर्ड्स, सॉन्ग बर्ड्स, जो भी बोलो आप। तो ये अपने सर्च ऑफ फूड का तरीका इन लोगों ने बदल लिया था, है ना, कि अपने घोंसले से कोई चुपके से निकल के अपना कीड़ा वीड़ा खा के अपना घुस जाता था घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर। तो अपना टाइम पीरियड इनका अलग अलग था, है ना। तो बिहेवियरल डिफरेंस था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरेजिंग पैटर्न। ठीक है, तो कोएग्जिस्टेंस हो गया। तो क्या कर रहा है, बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फोरेजिंग आप सर्च ऑफ फूड को बोल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। The abandoned tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island. This is apparently due to। तो अभी एक चीज आपने क्या पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पढ़ा था ना। ठीक है, तो एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। मतलब कि अगर कोई डोमिनेंट स्पीसीज उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो जो स्पीसीज पहले से है वो क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। यानी सुपीरियर स्पीसीज जाने के कारण जो स्पीसीज इन्फेरियर हुआ उसका क्या होगा, या तो फिटनेस कम होगा या वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वही एग्जांपल है कि उस आइसलैंड में गोट्स को जब ये किया गया ना, तो उनकी ब्राउजिंग एफिनिटी ज़्यादा थी, यानी काफ़ी तेज़ी से वो जो भी प्लांट्स वगैरह थे उनको खा जा रहे थे। तो इसी के कारण एलिमिनेशन हुआ, किसका, डिसअपियर हो गए, कौन, तो एबिंगडन टॉर्टवाइज। तो आंसर क्या बन के आता है, देखो, द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट से ही क्वेश्चंस है। आप लोग अगर ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस सॉल्व करने में, है ना। तो चलो हम लोग मैच द कॉलम फिर से देखते हैं। सैप्रोफाइट आप जानते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल करते हैं, है ना। तो ए का 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, ए का 2 कहाँ कहाँ है भाई, चलो दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शन में है। बी का देखते हैं। पैरासाइट्स आप जानते ही हो ना, पैरासाइट्स का मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। देखो बी का 3 निकल के आ गया, यहाँ पे बी का 1 है नहीं ना, तो देखो ये चौथा ऑप्शन निकल के आएगा, सी का 4। लाइकेंस आप जानते हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किनका, फंजाई और एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये हो गया लाइकेंस। और माइकोराइज आप जानते हो कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। चलो ऑप्शन 4 निकल के आ गया ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t + 1। देखो उसका एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि t + 1 में हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी फाइनली कैसे निकालेंगे। देखो ये फॉर्मूला है इसका, nt + 1 = nt प्लस इसमें बर्थ प्लस इमिग्रेशन जोड़ दो और फाइनली माइनस कर दो डेथ एंड इमाइग्रेशन को। ये याद होगा आपको मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो ग्रोथ जो मैक्सिमम है कब होता है, लॉग फेज में। या आपने एस शेपर्ड ग्रोथ पढ़ा है ना, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो ग्रोथ का फेज, ये होता है लैग फेज। देखो यहाँ से एक्सेलरेट हो गया, इतना जो रीज़न है इसी को लॉग फेज बोलते हैं। और यहाँ से देखो टाइम के अगेंस्ट कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट फेज है ग्रोथ का इसको क्या बोलते हो, स्टेशनरी फेज, है ना। तो मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड कौन सा, ये दिख रहा है आपको ना, तो कौन सा ग्रोथ पीरियड है, लॉग फेज है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा लॉग फेज, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन nt = n0 e⁻ rt। e क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, e बेस ऑफ लॉग को बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आंसर 3 देखो, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, यही आंसर होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू बार्नेकल्स in which superior barnacles balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathameles from the zone. This phenomenon is called as competitive exclusion. ये phenomenon की बात कर रहा है, वही चीज है ना कि कोई सुपीरियर स्पेसीज है वो एलिमिनेट कर दे रहा है किसको, इन्फीरियर स्पेसीज को, तो इसको क्या बोलोगे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। सिंपल सी बात है इस फेनोमेनन को। तो वही एक एग्जांपल दिया है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में, और इसी में इन्होंने आगे बताया था एक टर्म जिसको तुम बोलते हो कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि अगर हम सुपीरियर स्पेसीज को हटा दें तो जो इन्फीरियर स्पेसीज है उसका फिटनेस फिर से क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा उसका फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द के इन वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। तो के का मतलब जानते ही हो, इसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 3 आंसर है, के रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि द एसोसिएशन बिटवीन क्लाउन फिशेज एंड सी एनीमोन इज द सेम एज बिटवीन। तो इसका हम लोगों को सिमिलर ऑप्शन ढूंढना है। तो क्लाउन फिशेज एंड सी एनीमोन कैसा है इसका एसोसिएशन, +0 कमेंसलिज्म है ना। तो हम लोगों को देखो ऐसा ही ऑप्शन है, कैटल इरग्रेट बर्ड्स एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है ना। तो इरग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है। कक्कू एंड क्रो आप जानते ही हो ब्रूड पैरासिटिज्म है, कस्क्यूटा हेज प्लांट पैरासिटिज्म है, फिग एंड वॉस्प म्यूचुअलिज्म। तो हम लोगों को क्या ढूंढना था, जो इसके सिमिलर हो, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिशेस के सिमिलर हो, है ना। तो ये आंसर हो गया 131 का 1, कमेंसलिज्म ढूंढना था। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ प्लस साइन इज अ साइन टू बेनिफिशियल इंटरैक्शन, माइनस साइन to detrimental and 0 sign to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus। तो प्लस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसमें से चुनना है। तो जैसे कमेंसलिज्म आप जानते हो +0 होता है, हम लोगों को प्लस माइनस, पैरासिटिज्म देखो होता है प्लस माइनस, प्रिडेशन भी होता है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ अपने पास प्रिडेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअलिज्म आप जानते हो ना, ये ++ है। अमेंसलिज्म आप जानते हो ना, ये -0 है, ठीक है। तो चलो पैरासिटिज्म आंसर आ गया अपना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। तो देखो अभी हमने क्या बताया था कि जहाँ पे कंपटीशन हो तो जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज हैं वो क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, यानी वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोएग्जिस्टेंस की बात हम करते हैं तो 2 उपाय है उनके कोएग्जिस्ट करने का, एक तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाए या फोरेजिंग पैटर्न में कुछ डिफरेंस आ जाए, है कि नहीं। तो इसमें से ऑप्शन चुन लेना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। यही कह रहा है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है नेचर में, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म होगा जो स्पीसीज कोएग्जिस्ट करने के लिए यूज करेंगे, यानी सरवाइव करने के लिए यूज करेंगे। तो देखो ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 133 134 क्या कहता है कि द 2 बेसिक प्रोसेस विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो एक तो बर्थ हो सकता है और दूसरा बाहर से कोई चला आए, नहीं यानी इमिग्रेशन हो सकता है कि बाहर से कहीं माइग्रेट होके अपने यहाँ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में आ जाए, या और क्या हो सकता है, नेटलिटी यानी बर्थ रेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन निकल के चला आया कि ये जो पेयर्ड है, क्योंकि इसमें से कोई भी आप पेयर देख रहे हो ना, तो एक बाहर जा रहा है यानी घटा रहा है पॉपुलेशन को और एक बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें देखो दोनों फैक्टर डेंसिटी को क्या कराता है, इंक्रीज ही कराता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 135 कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय 2, इट हैज द फॉलोइंग 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट।
चलो स्टेटमेंट हम लोगों को देखना है। कह रहा है कि इन कमेंसलिज्म वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। सही कह रहा है ना। कमेंसलिज्म क्या है? प्लस जीरो एसोसिएशन है ना। तो देखो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? कैटल इरिग्रेट बर्ड एंड कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। सही है। देखो इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि देखोगे कि कुछ जानवर जो घास चर रहे हैं ग्रासलैंड में, तो आसपास कुछ बर्ड्स बैठी होती हैं। नहीं तो बर्ड्स क्यों बैठी हैं? तो जानवरों के मूवमेंट से जो कीड़ा मकोड़ा उड़ेगा है ना, उसको वो पकड़ के आराम से खाएंगे, उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जो जानवर है उनका तो नेचुरल मूवमेंट है, वो तो अनअफेक्टेड रहेगा। फायदा किनको हो गया? इरिग्रेट बर्ड्स को फायदा हो गया है ना। तो इसीलिए कमेंसलिज्म है। ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ट्रू है। ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा। फिर अगले टेस्ट का सॉल्यूशन लेके मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय।